से किसी भी सक्सेस को पाने के लिए जब हम शुरुआत करते हैं तो जो स्टार्टिंग का हमारा फेज होता है तो किस तरीके का होता है, दूसरा जो फेज होता है हमारा वो किस तरीके का होता है, जो लास्ट में फाइनल फेज होता है उस पे हमें किस तरीके से फोकस करने की जरूरत है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूरी वॉरियर्स टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारा देश आज बहुत धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हमारे बच्चे जो अभी एनडीए के एस्पिरेंट हैं बहुत धूमधाम से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम सिर्फ सितंबर को है, बिल्कुल आज से ठीक 20 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होना है। तो बहुत सारे बच्चों की क्वायरीज थी कि सर अभी इन 20 दिन में हमें क्या एग्जैक्टली करने की ज़रूरत है, हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, अब मैं क्या करूं। या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने भी कहीं एनडीए की तैयारी नहीं की है फिर भी वो अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि कुछ ना तैयार होने से बेहतर है कुछ अच्छे से तैयार होकर एग्ज़ाम दें, हो सकता है हम क्वालिफाई कर ले जाएं। तो उन सारे बच्चों को मैं बता दूं बेटा बिल्कुल आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा है यूट्यूब पे, मुझे उम्मीद है आपने कम से कम 20 से 25 वीडियोस देखी होंगी कि किस तरीके से लास्ट में जो 2 मंथ्स था आपका 60 डेज़ की प्लानिंग, 45 डेज़ की प्लानिंग, 30 डेज़ की प्लानिंग, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, मैंने भी वो वीडियोस देखे हैं। बहुत सारे बच्चों का उन्होंने मोरल भी डाउन कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि उन्होंने कहा भैया अगर अब 2 महीने बचे हैं, अभी तक आप नहीं पढ़े हो, एनडीए की तैयारी नहीं की हो तो एनडीए नहीं निकाल सकते हो। तो मैं उन सभी से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आप ये बताइए वो बच्चा जो बोर्ड्स का एग्जाम दे रहा होता है उसके ऊपर बोर्ड्स का कितना प्रेशर होता है, कोई एनडीए की कोचिंग नहीं करता है फिर भी वो एनडीए का एग्जाम कैसे निकाल ले जाता है। अगर हम देखें 7 से 8 हज़ार बच्चे अगर एनडीए एग्जाम रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उसमें से 800 से 1000 बच्चा लगभग ऐसा होता है जो 12th अपेयरिंग होता है। आप समझ सकते हो कि बोर्ड्स का कितना प्रेशर होता है। जब आप भी एग्जाम दे रहे थे बोर्ड्स का तो आप पे कितना प्रेशर रहा होगा उस समय। तो उन बच्चों ने कैसे निकाल लिया? उन्होंने बिना कोचिंग किया। ध्यान रखिए मेन चीज 2 है जो आपके सफलता को सुनिश्चित करती है, वो है टाइम, सही समय। ध्यान, टाइम नहीं, सही टाइम एंड सही गाइडेंस। टाइम आपको कैसे यूज करना है और एग्जैक्ट क्या यूज करना है, उस टाइम में क्या गाइडेंस होनी चाहिए। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करने बैठते हैं, शुरू करते हैं तो बहुत सारे फेजेज होते हैं। 6 मंथ में स्टार्टिंग का 1-2 महीना हम कैसे देखते हैं, फिर बीच में 2 से 3 महीने हम कैसे देखते हैं और फिर लास्ट में 1 से 2 महीने हमें कैसे देखने की ज़रूरत है और कौन कौन से एरिया पे फोकस करने की ज़रूरत है। आज मैं वो सारी बातें आपको बताऊँगा क्योंकि मुझे लगता है इसके लिए मैं बहुत काबिल हूँ। मैंने लगभग 10 साल इस फील्ड में दिया हुआ है। 2008 में जब मैंने एनडीए क्वालिफाई किया हुआ था अपने टाइम में, उसके बाद जो सिचुएशंस बनी हैं, कैसे पेपर्स बने हैं अभी तक, कैसे पेपर्स आ रहे हैं अभी तक, और 2012 के बाद पैटर्न कैसा चेंज हुआ है, और वो बच्चे जो बिना एनडीए की तैयारी किए कहीं से भी बोर्ड्स का एग्जाम दिए और क्वालिफाई कर ले गए तो कैसे कर ले गए, ये सारी बातें मैं आज बताऊंगा। और मैं आपसे एक बात और वादा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस 20 दिन में जो ये 20 डेज आपके हैं, मुझे लगता है ये ऐसा समय आपके लिए हो सकता है कि 4-5 महीने आपका एक किनारे हो सकता है और ये 20 दिन आपको लगेगा यार इस 20 दिन अगर हमें नहीं मिले होते, अगर ये प्लानिंग मुझे नहीं पता चलती तो हो सकता है हमारा स्कोर उतना अच्छा नहीं हो सकता। तो सारे बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है उनके लिए तो बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि इन 20 दिनों में एग्जैक्टली और क्या करें ताकि हमारा स्कोर बढ़ जाए। वो बच्चे जिन्होंने अभी कभी एनडीए की प्रिपरेशन नहीं की, 12th का बोर्ड का एग्जाम दिया है उन्होंने, तो वो अपनी प्रिपरेशन कैसे करें कि एनडीए के बॉर्डर लाइन तक पहुंच जाए या एनडीए क्वालिफाई कर ले जाए। लेकिन तीसरे टाइप के जो कैटेगरी का बच्चा है जिन्होंने अभी 11th पास किया है, 12th में गए हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी आपने आधा कोर्स नहीं पढ़ा है। एनडीए कोई ऐसा नहीं है कि आप एनडीए की तैयारी करके एनडीए का पेपर दो। एनडीए ऐसा नहीं मांगता है। एनडीए तो कहता है भाई आप 11th और 12th पास हो चुके हैं, आपने जो 11th और 12th में पढ़ाई करी है उसी को हम टेक्निकल तरीके से आपसे पूछेंगे। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में बूता है, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर वो चीज़ है, तो वो चीज़ आप निकाल के हमारे सामने रिप्रेजेंट करो अपने आप को। क्योंकि आप यहाँ पे डिफेंस ऑफिसर बनने जा रहे हैं जहाँ पे एक लीडर, और लीडर बनने के लिए केवल पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती है। आपको पता है एक लीडर अपने आप को कैसे मैनेज करता है, किस तरीके का पढ़ा लिखा होता है, अपने साथ वाले लोगों को कैसे मैनेज करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए और उसी के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किसी भी सक्सेस को पाने के लिए जब हम शुरुआत करते हैं तो जो स्टार्टिंग का हमारा फेज होता है तो किस तरीके का होता है, दूसरा जो फेज होता है हमारा वो किस तरीके का होता है, जो लास्ट में फाइनल फेज होता है
उस पे हमें किस तरीके से फोकस करने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ हम कर ले गए तो गारंटी सफलता हमें मिल जाती है। एक और अनाउंसमेंट आप सभी बच्चों के लिए है कि आप सभी बच्चे कह रहे थे, जो एकेडमी के बच्चे हैं या जो लगातार यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देख रहे थे, कि सर डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करा दीजिए। थोड़ी सी दिक्कत होती है ज्योग्राफी की क्लासेस में या बायोलॉजी की क्लासेस में, फिगर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, या मैथमेटिक्स वगैरह में बार बार क्वेश्चन लिखने में, इरेज करने में प्रॉब्लम काफ़ी बन रही है। तो उन सारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी ने एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। और जो भी आपके ऐप की क्लासेस हैं, जो मैंने आपको बताया था ऐप वगैरह बन रही हैं, साथ में जो भी पोर्टल आपका रेडी हो रहा है उस पर सब आपको डिजिटल क्लासेस ही प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस मिल रही हैं, मेरी मैथ्स की पूरी क्लासेज अब आपको डिजिटल पे बोर्ड पे मिलेंगी। साथ में ज्योग्राफी की, बायोलॉजी की और जिन भी सब्जेक्ट की और भी नीड होगी आपको प्रॉपर तरीके से हम करवाएंगे। तो आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि सक्सेस को हमें पाने के लिए क्या करना होता है एग्जैक्टली हमें, या किसी भी बच्चे को सक्सेस मिलती कैसे है। तो थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद पूरी प्लानिंग हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपके सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, आपके चैप्टर को कैसे सेलेक्ट करना है, ताकि कम समय में इन 20 दिनों में वो चीज़ मैं आपको दे जाऊं ताकि एग्जाम में एग्जैक्टली आपका नंबर बढ़ा जाए। तो आइए शुरू करते हैं सक्सेस से। आपसे सक्सेस, कोई भी गोल आप अगर लाइफ में सेट करते हैं या किसी सक्सेस की बात करते हैं तो इस सक्सेस को हम कैसे पाते हैं, ये रास्ता है भाई जो चल रहे होते हैं। आप नहीं, कोई भी बच्चा होता है, कोई जनरल सा बच्चा होता है, ये सब यहीं पे होते हैं। ये बच्चा यहाँ पे है, मान लो आपने, मान लीजिए एनडीए के लिए आपने गोल अपना सेट किया है, ठीक है, और ये आपका गोल है जो आप अचीव करोगे। तो स्टार्टिंग में जब हम प्रिपरेशन करने आते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है। आप अगर 3rd डिवीज़न के भी बच्चे थे और आपने एनडीए सोच लिया अपने दिमाग में, तो गारंटी है कि आप लखनऊ आ गए हो, अपने माँ बाप का इतनी मेहनत का पैसा और अपना ढेर सारा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एक जगह करके कि नहीं मुझे एनडीए निकालना है और ऑफिसर बनना है। और ये बात सच है, आप भी याद करो, 1 महीने 1.5 महीने स्टार्टिंग में आप रात दिन मेहनत करते थे, डेली क्लासेस आते थे, डेली नोट्स बनाते थे और नए नए तरीके डेवलप करते थे। वही फेज में बताता हूँ कि जब आप स्टार्टिंग का होता है अपने गोल को, तो आपका ग्राफ यूँ कुछ चलता है बेटा, बिल्कुल ऐसे ग्राफ होता है। और ये वो फेज होता है 1 से 2 महीने का स्टार्टिंग का होता है जब आप एनडीए की प्रिपरेशन करने आते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन जब हम 1-2 महीने पढ़ाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, मोटिवेशन लेवल कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है। वही टीचर्स रोज़ हमें मिलते हैं, वैसी हमारी रोज़ की प्लानिंग होती है, तो हम नॉर्मल हो जाते हैं अपने लाइफ में। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये आपकी गलती नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है बेटा कि स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ जब हमारे लिए नया होता है तो उसके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे पुराना होता जाता है हम उसमें बैलेंस्ड हो जाते हैं और इस रास्ते को फॉलो करते हैं, ऐसे चलना शुरू कर देते हैं, ऐसे। और ये फेज आपका 2 से 3 महीने का हो सकता है, 4 महीने का भी हो सकता है, 5, वो आप पे डिपेंड करता है कि कितने दिन तक आप इस पे चलते हो। मान लीजिए एनडीए एवरी 6 मंथ पे एग्जाम कंडक्ट कराता है। आप सबको पता है कि 6-6 महीने पे आपके एग्जाम मोटा मोटा मैं मान लेता हूं कि आपके कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। तो 1 से 2 महीने आपने बिताया यहाँ पे। अगर आपने यहाँ मान लीजिए 3 महीने बिताया इस मॉडरेट में कि डेली क्लास करते गए, नोट्स बनाते रहे, रिविजन करते रहे, तो 2 से 3 महीने यहाँ चले गए। आप देख लो एवरेज मिला के तो लगभग 5 महीने का समय आपने यहाँ पे बिताया है। लेकिन गोल तो आपका ये है, सक्सेस तो ये आपका है, आपको अब यहाँ जाना है। अब आपको फिर एक बार जब आप नए थे, घर से आए थे, जिस एनर्जी के साथ आए थे, अगर उसी एनर्जी के साथ आप यहाँ से जो लास्ट में आपका 1 मंथ बचा है, आपने उसी एनर्जी के साथ, वो एनर्जी कब होगी जब आप अपने दोस्तों से कम बात करेंगे, केवल पढ़ाई की बात करेंगे, 24 आवर्स में मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करेंगे अपने टारगेट को देने के लिए। लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स लगा रहे होंगे, जो चैप्टर्स के अपने डाउट्स हैं उसको क्लियर कर रहे होंगे और प्रैक्टिस पे खूब फोकस कर रहे होंगे और इधर उधर की बातें एकदम भूल चुके होंगे कि नहीं मेरा घर भी है, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे यार भी हैं। वो टाइम होता है लास्ट का 1 महीना। अगर जो स्टार्टिंग का आपने सोचा था वही लास्ट में अप्लाई किया, तब तो आपका ग्राफ यूँ हो जाता है सक्सेस का, तब तो आपके सक्सेस का ग्राफ यूं हो जाएगा और आप अपने आप को बहुत इजीली क्रैक कर ले जाते हो एनडीए एग्जामिनेशन या कोई भी गोल लाइफ में सेट करते हो बहुत इजीली। लेकिन अगर आप समझ नहीं पाए हैं,
आपने सोचा कि भैया हमारी तैयारी तो सही चल रही है, हम प्रैक्टिस पेपर भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और उसी फ्लो के साथ चलते रहे बेटा, तो देखिए आप इसी फ्लो के साथ चलते चले जाओगे और कहीं ना कहीं वो बंदा जिसने लास्ट टाइम पे अपनी पूरी एनर्जी फोकस कर दी थी यहाँ पे और वो रिकमेंड हो गया और आप नहीं हो पाए, हो सकता आप उनसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है आपने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी हो, लेकिन लास्ट टाइम में अगर आपने फोकस नहीं किया तो गारंटीड मैं बता दूं उस बच्चे का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जिसने एग्जैक्ट टाइम पे, कहते हैं ना कि सक्सेस के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, सही समय और सही गाइडेंस। ये दोनों फैक्टर हैं सक्सेस के लिए। अगर आपका समय निकल गया और गाइडेंस बहुत अच्छी मिल गई तब भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आपने सही समय पे और गाइडेंस भी आपकी अच्छी थी, एग्जैक्ट क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, अगर ये चीज़ आपको आ गई तब भी आप बहुत इजीली एनडीए क्रैक कर ले जाओगे। तो ये तो मैंने बताया समय जो आप 6 महीने देते हो कि स्टार्टिंग में 2 महीने कहाँ जाता है, फिर लास्ट में बीच में कहाँ रहते हो और लास्ट में क्या करने की ज़रूरत है, ये मैंने आपको बताया। ये तो टाइम की मैंने बात बताई जो हर एक बंदे के लाइफ में होता है जो भी एनडीए या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करता है। अब हम बात करेंगे गाइडेंस कि अब लास्ट में हमें करना क्या चाहिए, हमें पढ़ाई क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमारी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनमें हमें फोकस करना चाहिए कि हम एनडीए निकाल ले जाए। फिर मैं आपको एक बात दोहराना चाहूँगा आपके सामने कि उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसने जस्ट 12th का एग्ज़ाम दिया था और एनडीए निकाल ले गया हो। उसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन अपने सिलेबस को उसने पढ़ा था, उसी को रिवाइज किया, 10 ईयर्स के पेपर किया और हो गया। तो आपको उस बच्चे को फॉलो करने की ज़रूरत है भी। आप साइंस बैकग्राउंड के मैक्सिमम बच्चे होते हैं जो भी एनडीए वाले बच्चे होते हो, आपको हिस्ट्री नहीं आती ज़्यादा, ज्योग्राफी नहीं आती, पॉलिटी सारा दिन देखता हूँ क्लास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स में भरे रहते हो। अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा के आया तो गारंटीड आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर अटेम्प्ट भी किया आपने तो नेगेटिव मार्किंग श्योर आपकी हो जाएगी। तो अब आपको बचना क्या है इस समय, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, जो आपका कोर एरिया है यार। आपकी मैथ्स कोर एरिया थी, आपकी इंग्लिश कोर एरिया है और आपकी साइंस कोर एरिया है। अगर आपने उस पर फोकस कर लिया, मैं गारंटी लेता हूं, अभी मैं आपके सामने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूं कि आप कभी भी एग्जाम में फेल हो ही नहीं सकते हैं। देखिएगा, पहले हम बात कर लें, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सक्सेस पाने के लिए टाइम बहुत वैल्यू रखता है, किस टाइम पे हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा गाइडेंस होना चाहिए भाई, कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर हम बात करते हैं एनडीए एग्जामिनेशन की, जिसमें पहले पेपर की अगर हम बात करें, ये तो आपका ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है, पेपर फर्स्ट, सेक्शनल कट ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए एनडीए जो है हर पेपर का सेक्शनल कट ऑफ मांगता है आपसे, वो अलग अलग सालों में है। किसी साल उसने 20% सारे में कट ऑफ मांगा है उन्होंने, कोई ऐसा साल आया कि 20% था, कुछ ऐसे साल हैं कि 25% कट ऑफ था और कुछ कह लीजिए 1-2 ऐसे साल आए हैं जहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ को 30% कर दिया। 90% केस में उन्होंने 25% रखा है। तो आपको अगर श्योर सिलेक्शन चाहते हो, सेक्शनल क्वालिफाई, तो भैया 30 तक गया तो आप दिमाग में 30% तो मान के चलोगे कि हमें 30% एटलीस्ट दोनों पेपर में स्कोर करना है। दोनों पेपर का मतलब एक तो आपका मैथमेटिक्स होता है, आपको पता है, और दूसरा आपका जीईटी जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है, वो भी क्लियर है आपको। तो अगर हम बात करें कि जो आपका पेपर है मैथमेटिक्स का, पेपर 1 मैथमेटिक्स, कितने क्वेश्चंस होते हैं ये आप सबको पता होना चाहिए और आपके कट ऑफ भी आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको कट ऑफ क्लियर नहीं होगा बेटा, तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, आप चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखिए मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन हैं मैथ्स के, ठीक। अगर हम 30% मान लेते हैं, 30% कि इसका 30% चाहिए हमें, तो 120 का 30% कितना होता है, जरा कैलकुलेट करो आप। अब कभी कभी ये भी होता है कि 120 सवाल में बच्चा ये सोचता है भाई 70-80 सवाल कम से कम सही करें हम अभी सारी चीज़ें आपको बताएंगे और कितना गलत आप सोचते हो एग्जाम में बैठने से पहले वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि जो साइकोलॉजी आपकी होती है जब एग्जाम में जाते हो बहुत मैटर करती है। अगर आपने सेलेक्टिव चीज़ों को उठाया है तो गारंटीड आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, अगर आपने सेलेक्टिव चीज़ों को नहीं उठाया है तो आप नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा करेंगे, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, आप फेल हो जाएंगे। तो बात करेंगे 30%, तो लगभग कितने क्वेश्चंस होंगे। अगर हम थोड़ा परसेंटेज और बढ़ा भी दें, हम 40 क्वेश्चन अगर मान लें, तो 40 क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे तो लगभग आप ये कह लीजिए 33% के ऊपर हम जा रहे हैं, 40 क्वेश्चंस हैं। अगर हम 30 क्वेश्चन करेंगे तो लगभग वो आपके 37 क्वेश्चंस के आसपास हो जाएंगे।
मतलब मैथमेटिक्स में सेक्शनल क्वालिफाई करने के लिए कितने क्वेश्चंस की ज़रूरत है? 40 क्वेश्चंस की ज़रूरत है। अगर हम 2.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होता है, तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा कि ये 100 मार्क्स हो जाएगा। मतलब आपको मैथ्स में क्वालिफाई करने के लिए या क्वालिफाई से थोड़ा ज़्यादा लाने के लिए 100 नंबर की ज़रूरत है, जो 40 क्वेश्चन करने के बाद आपको मिल जाएंगे। अगर हम पेपर सेकंड की बात करते हैं, जो आपका जीएटी का सेक्शन है ना, पेपर सेकंड जीएटी का सेक्शन आपके सामने दिख रहा है। पेपर 2 में आप जानते हो कि 150 क्वेश्चंस होते हैं बेटा, और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। टोटल 600 मार्क्स आपका हो जाता है। टोटल कितना हो जाता है? 600 मार्क्स हो जाता है। अब 600 यहाँ है और 300 120 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 300 हो जाएगा आपका। 900 का आपको एग्जाम में पेपर मिलता है। अब 900 में आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई लास्ट 10 ईयर्स की सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ क्या थी, कि हम कितना नंबर एश्योर कर ले जाएं कि हमारा रिटन एग्जामिनेशन 100% क्वालिफाई ही हो जाए। तो मैं सारे साल का तो आपको नहीं बता सकता हूं अभी कि एक एक साल का। आप इंटरनेट पे जाइएगा, यूपीएससी पे जाइएगा, यूपीएससी में मार्क्स पे, कट ऑफ मार्क्स पे जाके एनडीए क्लिक करिएगा, पूरे 10 सालों का मिल जाएगा। हम आपको टॉप से लेकर बॉटम की पूरी बात बता देते हैं। जो सबसे कम कट ऑफ है, जब पेपर बहुत टफ आया था 2016 सेकेंड की बात मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट की बात सॉरी, इस समय इसका जो कट ऑफ था वो 229 नंबर था बेटा, 229 नंबर था। ये 229 नंबर केवल मैथ्स का नहीं है या केवल जीएटी का नहीं है। ये जो 229 नंबर है केवल मैथ्स और जीएटी दोनों को मिला के आउट ऑफ 900। जब पेपर लेंदी था, थोड़ा टफ था, और पेपर जब बहुत आसान था, तो उसका जो कट ऑफ था बेटा, उसका जो कट ऑफ था आपका वो 360 मार्क्स है। तो आपको ये देखना है कि मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट है 229 अभी तक के जो आया, और मैक्सिमम 360। इसके बीच में बाकी फ्लैक्चुएट, कभी 342, कभी 317, कभी 292, ऐसे ऐसे कट ऑफ हैं। मतलब अगर आप एनडीए निकालना चाहते हैं तो आपको 360 प्लस तो सोच के चलना पड़ेगा। हो सकता है पेपर आसान आ जाए। इस बार लॉकडाउन था, बच्चे घर में काफ़ी देर से बैठे हुए थे, आपके कई बार पेपर्स टले, काफ़ी टाइम से 3-4 महीने हो गए आपका पेपर ही नहीं हो पाया है, तो हो सकता है मेरिट बढ़ जाए, थोड़ा पेपर आसान आ जाए। तो 360 के ऊपर तो आपको दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लेकर आएँ। अब ये 360 के ऊपर जो नंबर है, किस तरीके से आपको लेकर आना है, सबसे चैलेंजिंग यही है। और बच्चा नहीं समझ पाता है कि 900 में हमें भैया 360 प्लस कैसे लाना होगा, हमें क्या करने की ज़रूरत है, भी एग्जैक्टली क्या करने की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, मुझे उम्मीद है कि जब आपने 11th-12th पढ़ा होगा तो वही चीज़ें पढ़ी हैं जो एनडीए में आती हैं, और अगर उसी चीज़ को बार बार आप प्रैक्टिस कर लो, लास्ट ईयर के पेपर्स लगा लो, तो 360 नहीं, आप 400 के ऊपर चले जाओगे। मैं आपके सामने पहले तो बता देता हूं कि किस तरीके से आपको नंबर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं, इधर समझा देते हैं आपको, ठीक है। आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि मिनिमम जो कट ऑफ है आपकी वो कितनी है। मिनिमम जो कट ऑफ है वो 229 नंबर की थी, 229 नंबर की मिनिमम कट ऑफ है आपकी, और जो मैक्सिमम है वो 360 की। बाकी सब भूल जाइए आप, और आपको एरिया में 30% लाना है, वो मैं अभी बताऊंगा। वो सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगी, कुछ करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब भूल जाइए, तो सब आपको समझ में आ गई होंगी, सारी चीज़ें मैंने बता दिया, ठीक है। ओके, अब अगर हम बात करें कि 360 नंबर से हमें ऊपर लाना है, तो कुछ मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको आपको सीधा आंख बंद करके इस समय फॉलो करने की ज़रूरत है। आप स्कोर करें मैथ्स में केवल 50 नंबर। मैं केवल आपसे ये कहता हूँ कि मैथमेटिक्स में केवल 50 मार्क्स लेकर आइए, इस 50 क्वेश्चन सही करिए, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में 50 क्वेश्चंस करिए। जनरल एबिलिटी वाले पेपर में पूरा मिला के अगर आप देखते हो कि 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं, इस 50 क्वेश्चन में केवल मैं आपसे 20 क्वेश्चन मांग रहा हूं, ठीक है। और 100 क्वेश्चंस जो आपके होते हैं,
100 क्वेश्चन आपका, जिसमें 50 क्वेश्चन आपका साइंस का होता है और 50 क्वेश्चन आपका आर्ट का होता है। ये भी आपको पता है ना कि जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह आती है, और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है। आपको फोकस एग्जैक्टली कहाँ करना है? मैथमेटिक्स में 50 सवाल, और इंग्लिश वाले सेक्शन में 20 क्वेश्चंस, और 100 क्वेश्चन में इधर हमें बस 50 सवाल चाहिए। और 50 कहाँ से लाने हैं? हमें इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इस पे इतना तो आपने पढ़ा है कि 50 में से 10 तो निकाल ले जाओगे, कोई फेल नहीं कर सकता है। आपको मैं बता दूं, 10 सवाल ऐसे होंगे कि आप करंट अफेयर से निकाल ले जाएंगे, डेली लाइफ से जुड़े कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सिविक्स वगैरह के कह लीजिए कि बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। 10 क्वेश्चन बहुत आराम से निकाल ले जाओगे, बाकी इसको देखने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा फोकस करना है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड क्या था? फिजिक्स का था, केमिस्ट्री का था, और बायोलॉजी आप सीख जाओगे। अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो, पहले से नहीं भी पढ़े हो, तब भी इसको कैंसिल कर दीजिए। 15 क्वेश्चन, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का होता है, और 35 से 37 क्वेश्चन से दोनों मिला के होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 35 सवाल कर ले जाते हैं मान लीजिए, और इन पे 2-4 सवाल निकाल के पूरा 40 क्वेश्चन यहाँ से निकाल ले जाते हैं, 10 क्वेश्चन ये है आपका, तो यहाँ से आपको मिल गया 50 क्वेश्चन। आपको बस 50 का ही लगाना है कि हमें 100 क्वेश्चन में 50 ले जाना है, जिसमें मैक्सिमम स्कोर करना है हमारे साइंस वाले पोर्शन पे। घर पे हम वही पढ़ेंगे, क्योंकि वही चीज़ें हमें अच्छे से आती हैं। और इंग्लिश में मैं 50 सवाल में केवल 20 सवाल आपसे मांगा हूं, क्योंकि ये 20 सवाल उन बच्चों के लिए है जो यूपी बोर्ड के हो सकते हैं, जिन्होंने अभी जस्ट एग्जाम क्वालिफाई किया हो, 12th का दिया है, ग्रामर आपकी अच्छी होगी, तो ग्रामर के बेसिस पे लास्ट 10 ईयर्स के पेपर लगाओगे। PQRS वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आसान चीज़ें आती हैं आपके एग्जाम में, बहुत हाई फाई नहीं पूछता है, क्योंकि आप जस्ट 12th कंप्लीट करके आते हैं। आपको दिमाग में ये बैठाना है कि किस तरीके से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है, बस। तो 20 सवाल वो बच्चा कर ले जाएगा जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता होगा, जिसने 2 साल 11th 12th में पढ़ाई करी है, और 10 सालों का पेपर लगाएगा, तो 20 सवाल बहुत आराम से निकाल ले जाएगा। ठीक, एक बार नंबर जोड़ के देखिए। यहां देखिए, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है मैथ्स में, तो देखिए कितना हो रहा है, 125 आपका हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 125 मार्क्स, यहाँ से आपको मिल जाएगा। 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, तो 125 आपका हो गया। यहाँ पे आप जानते हो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है बेटा, तो ये आपका 80 मार्क्स हो जाएगा, 80 मार्क्स हो जाएगा। और अगर यहाँ की बात करते हैं आप, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन आपने सब मिला के किया है, तो यहाँ पे इंटू 4 करोगे तो ये 100 मार्क्स हो जाएगा, सॉरी 200 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट जरा करके देखिए, 200 फिर 125 एंड 80 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स। यहाँ पे आप इनको ऐड करें, 58202131 बेटा 405 नंबर आ गए आपके। आप खुद देखिए, मैंने आपके सामने कैलकुलेट करके रख दिया है कि जब 120 में मैथमेटिक्स में केवल 50 सवाल आपने, और अभी मैं बता रहा हूँ 50 क्वेश्चंस आप यूँ चुटकियों में निकाल ले जाएंगे एग्जामिनेशन में, अगर आपने 12वीं की पढ़ाई कर रखी है तो। और इंग्लिश में मैंने केवल 20 क्वेश्चंस आपसे मांगे, और इधर मैंने आपसे केवल 50 क्वेश्चन मांगा, और उस एरिया पे फोकस करने को कहा जो साइंस बैकग्राउंड का था, जहां पे आपको फोकस करने की जरूरत भी थी। मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। और 405 नंबर बेटा, आज तक हाईएस्ट कट ऑफ 360 मार्क्स है, तो 450 ना कभी गया है ना इस बार भी जाएगा। लिखवा के आप रख लो कि कभी भी 405 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। इतनी बात आपको एक फॉर्मेट बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, तो आप बेहतर तरीके से अपने आप को आंक पाएंगे। तो अब वो बच्चे जो प्रिपरेशन कर चुके हैं या भी जस्ट 12th पास किए हैं, कुछ नहीं आता है मैथ्स वगैरह में, मैं आपके लिए मैथ्स की एकदम सटीक कह लीजिए कि ऐसा तरीका लेकर आया हूं, बस वही चीज़ें करनी है। 100% 50 के ऊपर ही आपके मार्क्स एग्जाम के बाद आएंगे, और आप मुझे खुद कॉल करके बताओगे सर इन 20 दिनों में जो चीज़ें आपने बताई वहाँ से एग्जैक्टली मुझे 70-80 सवाल मिल गए, लेकिन 50 के ऊपर मैं तो 100% करके आया हूँ। मैं फिर वही बताऊँगा कि मैं कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं हूँ कि आओ मैं कुछ आपको ऐसे कंटेंट दे दूँ या ऐसी कोई चीज़ें दे दूँ या कोई ऐसा इंजेक्शन मेरे पास है लगा दूँ और आप एनडीए में सेलेक्ट हो जाओ। मैं जो चीज़ें आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ एकदम रियल बैकग्राउंड को यही फॉलो कर रहा है। चाहे आपके सक्सेस की बात हो, चाहे आपके एक पर्टिकुलर एनडीए एग्जाम की बात हो, जो मैंने लाइफ में फील किया है, जो इन 10 सालों की मेरी जर्नी रही है, जो चीज़ें मैंने बच्चों में देखी है कि कमियां क्या होती है, बच्चा क्या नहीं कर पाता है जिसकी वजह से सेलेक्ट हो जाए, वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने इन पे काम किया, इन 20 दिनों में आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो आप बात करने वाले हैं आगे मैथ सेक्शन की कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से मैथ सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाएँ।
पेपर 1 की बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है। अब मैथ्स में है भाई 35 चैप्टर लगभग। अब बच्चा सोचता है क्या पढ़े क्या छोड़े, तो मैंने कुछ ऐसे फॉर्मेट्स बनाए हैं आपके लिए, कुछ ऐसे एरिया बनाए हैं। एक एरिया, एक हम कुछ बॉक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे। पहले बॉक्स में मैंने रखा है ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस। दूसरे बॉक्स में मैंने रखा है 2D 3D एंड वेक्टर। तीसरे बॉक्स में हमने रखा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हिंदी में आप क्रमचय और संचय कहते हो, बाइनोमियल थ्योरम जिसे आप द्विपद प्रमेय कहते हो, बाइनोमियल, और अगली है इसी में एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसे आप कहते हो। ये 3 सेक्शंस को मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है, और एक सेक्शन और आपके लिए बनाया है, वो ऐसा सेक्शन है इंडिविजुअल, कि ये सेक्शन तो हर एक बच्चा करके जाता है, अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। जो ये सेक्शन है बेटा, इसमें एग्जाम में 25 से 35 सवाल तक आ सकते हैं। 25 से 35 25 टू 35 क्वेश्चंस इस सेक्शन से आपको एग्जाम में मिलते हैं। हर साल आप उठा के देख लो, 2-4 क्वेश्चंस वेरिएट करते रहते हैं एग्जामिनेशन में। 2D 3D और वेक्टर अगर आप देखोगे तो 35 से 40 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर आप बात करते हैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी का, तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और यहाँ पे भी 30 से 35 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज 25 सवाल तो आता ही रहता है। और जो अगला बॉक्स मैंने बताया जिसमें भी किसी चैप्टर का मेंशन नहीं किया है, वो इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं। जैसे आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ये जो चैप्टर है एक दूसरे से मर्ज करते हैं। जब आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आएगी तभी आप कैलकुलस कर पाओगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आएगी। जब आप 2D जानोगे तभी आपको 3D आएगी, और 2D 3 दोनों जानोगे तब आप वेक्टर कर पाओगे। इसके साथ साथ में यहाँ भी मैंने लिखा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब अच्छे से आएगा तभी बाइनोमियल आएगा, और जब ये दोनों टॉपिक अच्छे से आएगा तभी आप प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी भी नहीं कर पाओगे। तो ये कह लीजिए एक ग्रुप है चैप्टर्स के जो मैं आपके सामने रखा हूँ। और एक ऐसा ग्रुप है जो किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आपका हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो गया आपका। इसके बाद बाइनरी नंबर आता है बेटा, बाइनरी नंबर आता है आपका। बाइनरी नंबर के बाद लॉग आता है, लॉग के बाद एपी, जीपी, एचपी आता है। और एक टॉपिक और भी है, इसी में ऊपर जोड़ लो, एक पूरा सेट है, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ लगभग हर जगह यूज़ होती है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ हो जाएगी, ये आपके पूरे कैलकुलस में भी यूज़ हो जाएगा, और इनके कॉन्सेप्ट और कई जगह जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ कर सकते हैं, एपी, जीपी, एचपी में सेट को यूज़ कर सकते हैं, या रिलेशन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये टॉपिक तो बहुत कॉमन सा है, ये सभी बच्चे करते हैं, और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एक बच्चा तैयार करते आता है। इससे आपके 2 से 4 सवाल फिक्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर बात करते हैं 2 से 4 सवाल फिक्स है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 4 से 5 सवाल आते हैं। बाइनरी नंबर से 1 से 2 क्वेश्चन, एक तो हमेशा आता है, 1-2 बार देखा गया है, कभी कभी 2 क्वेश्चन बिल्कुल। और ऐसे ही लॉग से भी 1 सवाल तो हमेशा आता है, कभी कभी 2, और कभी कभी लॉग के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो वो यूज़ कर लेता है किसी दूसरे चैप्टर्स में, वो कैलकुलस में यूज़ कर लेगा, या ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ कर लेगा, या एपी, जीपी, एचपी में लॉग के क्वेश्चंस यूज़ कर लेंगे। इसके बाद एपी, जीपी, एचपी जो आपका है, यहाँ भी 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो सेट रिलेशन फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे आपको 10 से 20 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मतलब अगर हम पूरे को एक बार फिर स्टडी करते हैं तो अगेन हमें 35 से 40 सवाल मिल जाएंगे, 35 से 40 सवाल फिर मिल जाएंगे हमें। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपको कि अभी अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं थी, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट थे, तो अभी आपको करने की क्या ज़रूरत है। बेटा देखिए ये जो एरिया है, इस एरिया को लगभग सभी बच्चे करते हैं क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आप बहुत इजीली टैकल कर सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है।
दिक्कत यही आती है बच्चों को। अब आप चूज कर लो कि आपको कौन सा एरिया बेहतर पसंद है। आपकी ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस अच्छी है तो इसको कर लो और इसको कर लो। अगर आपने इसको और इसको कर लिया तो देखिए 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ है, 25 से 35 यहाँ है, एवरेज 30 क्वेश्चन और एवरेज 35। आप देख रहे हो 65 प्लस जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? आप किसी को इसके साथ कंपेयर कराओ, 35 35 65 प्लस जा रहे हो, 30 से 35 और 35 65 प्लस जा रहे हो। आपको तो केवल मैंने कहा था 50 क्वेश्चन मैथ में करने हैं, तो आप इन तीनों में से किसी एक को चूज करिए। अगर आपकी अभी तैयारी अच्छी नहीं थी, जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस करें, सारे चैप्टर्स को करें अच्छे से। मैंने बता दिया किस किस एरिया से कितने क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को अच्छे से लगाएं। लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, जिन्होंने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, जिन्होंने कहीं कोई कोचिंग भी नहीं ले पाई थी कि एनडीए वगैरह की आपको अच्छे से प्लानिंग मिल जाए पहले से, उन सारे बच्चों के लिए है कि आपको घबराने की ज़रूरत कहाँ है। इन 3 बॉक्स को बस एक को तो उठाना है। और यार 11th 12th में तो पूरा मैथ पढ़ते हो आप, और उन्हीं मैथ को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर्स के लगाओ जो आप पढ़ना चाहते हो। ट्रिग्नोमेट्री या कैलकुलस लास्ट 10 ईयर्स पे जाओ, वहाँ से क्वेश्चन कॉपी करो और इनको मत भूलिएगा, क्योंकि ये ऐसे हैं, सबसे स्कोरिंग होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और फटाफट आते ही रहते हैं। और ये ऐसे हैं कि आप, हो सकता है कि कैलकुलस आपकी वीक है, कोई बात नहीं यार, कैलकुलस वीक है, आ जाओ 2D 3D वेक्टर आपको अच्छा लग रहा होगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल और प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर ले जाओगे। अगर आप इतना कर ले गए अच्छे से, तब भी आप 50 प्लस क्वेश्चंस निकाल ले जाओगे बेटा। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये जो आपके सामने मैंने फॉर्मेट रखा है मैथमेटिक्स का, इसके बाद आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमें अब क्या करने की ज़रूरत है। अपनी पावर खुद को पता होती है। जैसे मैं मान लीजिए 24 घंटे का टाइम मेरे सामने है, तो मैं खुद कितने घंटे सोना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे में क्या चीज़ें मैं सीख पाऊँगा, तो आपको अपनी पावर पता है कि अभी तक आपने एनडीए में क्या प्लानिंग करी थी और कितनी पढ़ाई हो चुकी है, तैयारी कितनी हो चुकी है। उसके हिसाब से इसको सेट करो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है पढ़ने में, जिसमें आपको लगता है। और 20 दिन में यार इन 2 टॉपिक को बहुत आराम से कर सकते हो, क्योंकि आप हर टॉपिक को पढ़ चुके हो। बस उसको एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है, एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है आप बहुत ईजिली यहाँ पे स्कोर कर ले जाएंगे। क्लियर? अब इंग्लिश की बात करें, मैंने मैथ्स का तो पूरा अच्छे से समझा दिया है। अब हम इंग्लिश का ओरली आपसे बात करेंगे कि इंग्लिश में आप PQRS उठा के देख लो बेटा, प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है, कोई रूल नहीं, कुछ भी नहीं है। आप अगर लास्ट 10 ईयर से खाली PQRS की प्रैक्टिस करके चले जाएं तो जो 10 क्वेश्चंस लगभग आ जाते हैं आपके PQRS के, वो आपके रखे हैं, आपको कोई फेल ही नहीं कर सकता है। पैसेज प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप पैसेज करते जाओ, 5 क्वेश्चन एटलीस्ट पैसेज का मिल जाता है आपको। इसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, बहुत सारी स्पॉटिंग एरर है, कुछ रूल्स पढ़ा होगा आपने, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स लगाएंगे। तो 50 में कितने क्वेश्चंस करने की जरूरत थी? 20 क्वेश्चंस केवल करने की जरूरत थी, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश में करने की जरूरत थी। और दूसरे पोर्शन में अगर हम बात करते हैं कि जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, और जिसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। हम जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो टॉपिक हमने 2 साल पढ़ा है, उसमें हमारी पावर, हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना, तो हम ज़्यादा मेहनत करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते थक जाओगे बेटा। मैं कह दूं 50 सवाल अगर आते हैं तो आप मुश्किल से 25 सवाल सही कर पाओगे, अगर आप बहुत अच्छे हो तो। ध्यान रखना, यूपीएससी का जीएस 50% टॉपर पाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और अगर आप साइंस की बात करें तो साइंस के सारे सवाल आप कर सकते हो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। मेरी बात पूरी आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी, किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये जो मैंने प्लानिंग आपके सामने रिप्रेजेंट करी है, अगर इस प्लानिंग पे आप अच्छे से फोकस करेंगे, पेपर 1 पेपर 2 को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है, तो गारंटीड है कि आप इन 20 दिनों में इतना ज़्यादा बेनिफिट पाने वाले हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप जब पेपर देकर निकलोगे तो आपके फेस पे एक सेटिस्फैक्शन होगा कि यार मैंने 2-3 एरिया करा था, वहाँ सवाल आया था, मैं छोड़ा नहीं हूँ। अगर आप नए बच्चे हैं तो। और बाकी पुराने के लिए एक ही सजेशन है, खूब प्रैक्टिस करें। जितना अभी आप लास्ट 10 ईयर्स के अगर क्वेश्चंस लगा चुके हैं तो दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से नए क्वेश्चंस टैकल करें और उन एरिया को ज़रूर प्रैक्टिस करें जहां से ज़्यादा सवाल आते हैं। इन पे अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ये आप निकाल ले जाओगे भाई। अगर 40 में से 30 भी हो जाएगा तो बहुत है, लेकिन जिन पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस कम है, उन पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वेक्टर 3D और जो आपका 2D है, ये ऐसा कोर एरिया है जहाँ से 40 क्वेश्चन एग्जाम में मिलने हैं। तो इस एरिया को आपको नहीं भूलना है, रात दिन इस पर प्रैक्टिस करनी है।
तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दिया है। उम्मीद है कि मैंने किसी अलग तरीके से आपको नहीं समझाया है कि भाई लो मैंने इंजेक्शन उठा के दे दिया है। और आप फील करिएगा एक बार, जो चीज़ आपके लाइफ में हैपेंड होती है और जो एनडीए एग्ज़ाम एग्जैक्ट उस जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ मैंने बताया है, और इससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। आप सभी की प्रॉब्लम थी कि सर डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, आपके सामने अब डिजिटल बोर्ड भी आ गया है। सारे टीचर्स को मैंने बोल दिया है कि अब वो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाएंगे। जो भी थ्योरीज वगैरह थी, जो पुराने बच्चे हैं कई बार पढ़ चुके हैं, जो अभी नए नए बच्चे जल्दी एडमिशन लिए थे, जुड़े थे 1 महीने 1.5 महीने पहले, तो उनको भी मैंने प्लानिंग जो बताई है, आप देखिए बेटा कि अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है। अपने घर पे बैठिए, बुक्स उठाइए और प्रैक्टिस पे लग जाइए। इन 20 दिन में आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और सक्सेस का मंत्र मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप सफलता के लिए अपने आप को किस तरीके से मतलब शेड्यूल करते हैं, अपनी लाइफ में जो टाइमिंग है उसको कैसे शेड्यूल करते हैं, तब जाके आपको कोई गोल मिल पाता है, आप उस गोल को अचीव कर पाते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, या मुझे आप पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर सभी बच्चों के पास है, उस पर इस कॉल पे नंबर चल रहा होगा, आप उस पर कॉल करेंगे। अगर मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट आपको नहीं मिल पा रहा है तो ऑफिस वाले नंबर पर कॉल करके मेरा नंबर ले सकते हैं। मैं खुद मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, आपको सबको पता है। तो जो एरिया आपको भी प्रॉब्लम कर रहा है उस एरिया से पर्सनल सजेशन भी आप ले सकते हैं, और मैं फ्री हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं मैथमेटिक्स के लिए करना चाहूँगा कि मैराथन क्लास अब डेली आपकी रात में 2 घंटे की होने वाली है। कल से थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, वायरल हो गया था, मैंने आप सबको बताया था। 10 दिन से मैं आ नहीं पाया एकेडमी, आप लोगों का भी नुकसान हुआ, इसके लिए मैं बहुत सॉरी कहता हूँ आप सभी से। लेकिन जो अभी 20 दिन हमारे पास बचा हुआ है, इन 20 दिन में हम चाहें तो अपने आप को फिर बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 2 घंटे डेली में एक एक टॉपिक, जैसा मैंने बताया अभी आपके सामने रिप्रेजेंट किया, सारी चीज़ें आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, तो एक दिन मैं ट्रिग्नोमेट्री पे दूंगा 2 घंटे, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कैलकुलस के, ऐसे 2D 3D तो हमने कर लिया था, 2D पूरा कर लिया था, 3D वेक्टर बाकी है, तो उस पर भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी पे लगभग क्वेश्चन हमारे लगभग सारे हो चुके हैं। इधर के मैं आपको 1-1, 2-2 घंटे में समझ लीजिए 2-2, 3-3 चैप्टर करवा दूंगा, और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बिल्कुल एग्जाम को हिट कर रहे होंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले होंगे। तो आप प्रैक्टिस करिएगा। जब तक के लिए सभी बच्चों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि जो ये स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, ये आप लोगों की वजह से मनाते हैं। आप जो अभी डिफेंस ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो हमारे भाई वहाँ बॉर्डर पे अभी हमारे लिए जग रहे हैं, हमें अभी भी स्वतंत्र रखे हुए हैं। ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। आप जानते हो कि इंटरनल कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक्सटर्नल अभी चाइना से चल रहा था, इंटरनल कोरोना था जो पूरे बड़े लेवल पे फैला हुआ था। हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें इंडिपेंडेंट रखते हैं। तो उन जगह के लिए आपने सोचा है, उस जगह के लिए अपना फ्यूचर बनाने का आपने सोचा है, तो बहुत बड़ा सपना है आपका, और इससे बेहतरीन सपना मुझे लगता है आपकी लाइफ में कभी दूसरा हो नहीं सकता है। मुझे लग रहा है एज ए डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए या किसी भी और जगह ज्वाइन करने से बेहतर है कि जो आपका एरिया है ये डिफेंस सेक्टर का, इससे बेहतर लाइफ आपको ज़िंदगी में नहीं मिलने वाली है। आप इस पे फोकस करिए, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसको फॉलो करिए। 100% आपको 1 हफ्ते के बाद ही पूरी चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे कि जैसा सर ने कहा था एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। तो उम्मीद है कि इसका एक सकारात्मक प्रभाव होगा। जो आपके प्रॉब्लम्स हैं आप मुझसे पूछोगे, जल्दी ही आपको मैराथन क्लास में मैं मिलूंगा। उसके पहले बहुत सारे टीचर्स से मेरी पूरी मीटिंग हो गई है, बात हो गई है कि वो अपने प्रॉपर अलग अलग टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाएंगे जो एग्जाम में आने वाले होंगे। बहुत टेंटेटिव क्वेश्चंस होंगे एग्जाम्स को लेकर। क्लियर है बेटा? तो आप सभी से मैं विदा चाहूँगा, और उम्मीद है ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। जय हिंद, जय भारत।